माना अगध अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगध अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में, साहस को स्वीकार नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज हम प्लेटो के दूसरे लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं। और पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से समझा कि आखिर पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस को जाना। उसके बाद हमने जाना कि जो ग्रीक है वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि किसी भी थिंकर को समझने के पहले वहाँ की जो कंटेक्स्ट है, जो स्थिति है, उसको समझना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद क्या समझा हमने बच्चों, हमने समझा कि आपका जो प्लेटो के गुरु हैं सुकरात हैं, उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा। उसके बाद हमने प्लेटो का इंट्रोडक्शन लिया कि वो कैसे थिंकर हैं, ठीक है, वो यूटोपियन थिंकर हैं। आइडियल स्टेट की बात करेंगे, और आइडियल स्टेट किससे इस्टेब्लिश होगा बच्चों, वो इस्टेब्लिश होगा आपके फिलोसोफर किंग के द्वारा, ठीक है, क्योंकि फिलोसोफर किंग के पास कोई लस्ट नहीं है पावर की, ठीक है, उसके पास क्या है, नॉलेज है, उसको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसको करप्शन में, पावर में, इन सब में कोई जो है आपका दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने ये सब सारी बातें समझा। फिर हमने क्या समझा बच्चों, हमने समझा कि प्लेटो कैसा थिंकर है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि आखिर प्लेटो का कंसर्न क्या है, वो क्या चाहता था, वो कैसा स्टेट बनाना चाहता था। और एथेंस जब हारा स्पार्टा से पेलोपोनेशियन वॉर में, तब उसको कितना बुरा लगा, और वहाँ से उसके विचार की क्या हुई बच्चों, स्टार्ट हुई। मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्या किया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। उसके आगे हमें क्या करना है, पढ़ना है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थियरीज पढ़ेंगे, कि प्लेटो की थियरीज पढ़ेंगे, ठीक है, थियरीज ऑफ प्लेटो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थियरी ऑफ आइडियाज़। प्लेटो की बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, ठीक है, थियरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले आपको क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडियाज़, ठीक है, क्या है, वास्तविकता विचारों की छाया है। ये आपके प्लेटो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कोटेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग क्या रख करेंगे बच्चों, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि व्हाट डज प्लेटो मीन व्हेन ही से दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। तो आपको पता होगा कि दो वर्ल्ड है। प्लेटो क्या करता है बच्चा, दो वर्ल्ड की बात करता है। वो पहला वर्ल्ड क्या है बच्चा, फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें आप लोग रह रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, अपना जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अगर ये बॉटल है तो ये क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में है, ठीक है। जो भी आपको आंखों से दिख रहा है, आप स्मेल कर पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो सब क्या है बच्चा, फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें हम रह रहे हैं। और दूसरा वर्ल्ड क्या है आपका, एक दूसरा वर्ल्ड है आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। क्या है बच्चा, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, विचारों की दुनिया, ठीक है। तो जो आपका प्लेटो है ना, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है। वो क्या कहता है कि जो कुछ भी हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं, यानी जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की मात्र छाया है। हम रियल वर्ल्ड में नहीं हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड क्या है, रियल वर्ल्ड आपका वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, ठीक है। हम सिर्फ कहाँ रह रहे हैं, रियल वर्ल्ड की छाया में रह रहे हैं।
यानी हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब क्या है, सिर्फ परछाई है, वास्तविकता नहीं है। ठीक है, यानी ये आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी देता है, आइडियाज़ को ये क्या करता है बच्चा, प्लेटो प्राथमिकता देता है। ठीक है, अगर आप ये बॉटल देख रहे हैं तो ये बॉटल का जो फॉर्म है ये क्या है, ये फिजिकल वर्ल्ड में भले ही है, लेकिन इसका आइडिया क्या है, वो आइडियल वर्ल्ड में रहा होगा। वो किस में रहा होगा, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में रहा होगा। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये सब कुछ क्या है, इल्यूजन है। अगर जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, आपने देखा होगा कि उसमें आपका क्या था, उसमें आपका दो तरीके की नॉलेज की बात की गई थी, रियल नॉलेज और दूसरा क्या था, इल्यूजन। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये क्या है, ये इल्यूजन है एक तरीके का। ठीक है, और आपका जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो क्या है, आपका रियल वर्ल्ड है। ठीक है, क्या है आपका, रियल वर्ल्ड है या रियल नॉलेज है। ठीक है, वो क्या है आपका, रियल नॉलेज है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्लेटो क्या है, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को ज़्यादा महत्व देता है। वो क्या कहता है, फॉर प्लेटो अ मैन विदाउट सफिशिएंट रीजन विल नॉट एबल टू सी द रियलिटी। वो क्या कहता है बच्चा, कि जिसके पास रीजन नहीं होगी, जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, वो रियलिटी को, वास्तविकता को अच्छे तरीके से नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि क्या है कि वही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को समझ सकता है जिसके पास ट्रू नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्या है, पता होनी चाहिए। और इसने अपनी थियरी ऑफ आइडियाज़ को क्या किया हुआ है भैया, एलेगरी ऑफ केव से समझाया है। तो हम क्या करेंगे, गुफा का सिद्धांत है, एलेगरी ऑफ केव है, उसके थ्रू हम इनकी जो है आपकी जो थियरी ऑफ जस्टिस के पहले जो थियरी ऑफ आइडियाज़ समझ रहे हैं उसको हम समझने का क्या करेंगे बच्चों, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एलेगरी ऑफ केव में ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एक गुफा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझेंगे, एक गुफा है। ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एक गुफा है, उसके अंदर लोगों को बिठाया गया है, उनके हाथ को क्या कर दिया गया है बच्चा, बांध दिया गया है। ठीक है, जंजीर से। और उस गुफा में क्या है, एक मसाल, आग की जो मसाल होती है ना, वो जल रही है। ठीक है, तो जब, और एक दरवाज़ा भी है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके हाथ को जंजीरों से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। वहाँ पर एक मसाल जल रही है। ठीक है, तो बाहर एक रास्ता है, गुफा का रास्ता भी तो होगा ना। तो जो लोग बाहर से आते जाते हैं ना बच्चा, उनकी परछाई क्या होती है, यहाँ पर दीवार पर आपको देखने को मिलेगी। अगर बाहर ये पेड़ है तो इसकी परछाई कहाँ दिख रही है आपको, गुफा के अंदर दिख रही है। ये लोग हैं, इनकी परछाई कहाँ दिखेगी आपको, गुफा के अंदर दिखेगी। ये पक्षी उड़ रहे हैं, इनकी परछाई कहाँ दिख रही है आपको, गुफा के अंदर दिख रही है। यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, जो गुफा के बाहर का जो संसार है वो क्या है बच्चा, वो रियल वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। और आपका जो गुफा है ना, उसके अंदर का जो दुनिया है वो क्या है, आपका फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो आपका प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है बच्चों कि जो भी हम बाहर देख रहे होते हैं, यानी जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की चीज़ें हैं, उसकी परछाई हमें क्या होती है, उसकी परछाई हमें केव में यानी गुफा में क्या होती है, दिखती है, रियलिटी नहीं दिखती है। तो पूरी कहानी हम गुफा के क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनके हाथों को क्या किया गया है बच्चा, बांध दिया गया है। ठीक है, उनके हाथ को बांध दिया गया है। जब बाहर से कुछ लोग आ जा रहे हैं तो उनकी परछाई गुफा में क्या हो रही है, दिख रही है। तो जो लोग हैं ना, उस परछाई को ही रियल समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रियलिटी है जो हम देख रहे हैं, लेकिन वो क्या है बच्चा, वो तो एकमात्र शैडो है। उनको लगता है कि यही वास्तविकता है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती है। फिर उनमें से जितने लोग वहाँ पे होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की क्या होती है बच्चा, जंजीर वो टूट जाती है। तो वो बाहर की ओर क्या करता है, भागता है। जब वो गुफा के बाहर की ओर भागता है और जब वो बाहर आता है, तब उसकी आंखें अचानक से क्या होती हैं, वो सनलाइट को देखती हैं। तो सनलाइट को देख करके उसकी आंखें बिल्कुल
विस्मित हो जाती हैं, वो अच्छे से अपनी आँख नहीं खोल पाता है। ठीक है, जब आप कहीं अंधेरे में बहुत समय तक बंद रहें बच्चों, तो क्या होता है, जब आप बाहर आते हैं तो आपकी आंखें क्या होती हैं, बिल्कुल चौंधिया जाती हैं, जिसको बोलते हैं। ठीक है, विस्मित हो जाती हैं। तब क्या है, जब ये बाहर आता है तो इसकी आंख में अचानक से प्रकाश लगता है और ये बाहर आता है, देखता है कि भैया यहाँ तो सही सही आदमी दिख रहे हैं, यहाँ तो सही सही पेड़ है, पक्षी हैं। जो हम लोग अंदर देख रहे थे वो तो एक परछाई मात्र थी। तो ये फिर से वापस जाता है बच्चा, ये वापस जाता है गुफा में, और जो बाकी के लोग हैं उनको क्या कहता है कि भैया ये सच्ची दुनिया नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, यहाँ से हमें भागना चाहिए। ठीक है, बाहर चलो, बाहर अच्छी दुनिया है, वहाँ पे सही सही लोग दिखेंगे आपको। तब लोग क्या करते हैं, मना करते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तब ये व्यक्ति क्या करता है, जबरदस्ती उनको क्या करता है, बाहर ले जाता है, और वो देखते हैं कि वो दुनिया तो वाकई में क्या है, अलग है। जो वो लोग देख रहे थे वो तो क्या है, मात्र परछाई है। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति पहली बार बाहर आता है और वापस आकर के और लोगों को ले जाना चाहता है, वो क्या है बच्चा, वो टीचर है, वो गुरु है, जो आपको अंधकार की ओर से कहाँ ले जाता है बच्चा, उजाले की ओर ले जाता है। जो आपका सूरज है वो ट्रू प्रकाश है, वो प्रकाश का सच्चा स्वरूप है। और जो आपका जो आग वहाँ पर जल रही है वो क्या है, वो सूरज की मात्र परछाई है। ठीक है, तो अब जब वो गुरु आता है, जब टीचर आता है कि भैया चलो बाहर, तो लोग क्या हैं, लोग नहीं जाना चाहते हैं। इससे क्या पता चलता है हमें कि लोग अपनी अज्ञानता में खुश रहना जानते हैं, वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर आना ही नहीं चाहते हैं। उनको अपनी अज्ञानता में ही क्या है बच्चा, मजा आ रहा होता है। ठीक है, तो फिर भी गुरु का काम ही होता है कि वो शिष्य को अज्ञानता से प्रकाश की ओर जबरदस्ती ले जाए। तो वो क्या करता है, उनको जबरदस्ती ले जाता है और सच्चा ज्ञान कराता है। तो जो ये बाहर की दुनिया है, ये क्या है बच्चा, रियल वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। और जो गुफा है ये क्या है, आपका फिजिकल वर्ल्ड है। तो हम लोग जहाँ पे जी रहे हैं अभी, प्लेटो के अनुसार वो क्या है, वो एक गुफा में हम लोग जी रहे हैं। हम रियल वर्ल्ड में नहीं हैं, हम जो परछाई हैं वही सब चीज़ की देख पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ तो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। ठीक है, वही व्यक्ति वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को समझ सकता है जिसके पास रीजन होगा। और रीजन कब होगा, जब उसके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कब होगा, जब वो अच्छे तरीके से एजुकेशन कर पाएगा। तो प्लेटो ने क्या किया हुआ है बच्चा, एजुकेशन का यानी शिक्षा का सिद्धांत भी उसने क्या दिया हुआ है बच्चा, दिया हुआ है। तो ये था इसका थियरी ऑफ आइडियाज़, कि वो आइडिया को क्या कहता है बच्चा, सुप्रीम मानता है। और जो मैटर है, जो पदार्थ है आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसको परछाई मात्र कहता है। ठीक है, कि जो आइडियाज़ है वो सुप्रीम है, जो ये हम सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब परछाई हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो अगर हम समझें तो वो क्या है बच्चा, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है जो प्लेटो क्रिएट करता है। वास्तविकता में इसका कोई सरोकार नहीं है। प्लेटो क्या है, क्योंकि आइडियलिस्ट है तो वो क्या करता है, इस वर्ल्ड की बुराई करता है और एक अलग वर्ल्ड जो किंगडम ऑफ गॉड है उसकी बड़ाई करता है। ठीक है, वो कहता है कि किंगडम ऑफ गॉड में क्या है बच्चा, किंगडम ऑफ गॉड में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, वहाँ पर क्या है, सब एकदम परफेक्ट है। तो हमें क्या बनना है, किंगडम ऑफ गॉड की तरह बनना है, यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की तरह बनना है। हमें आइडियल स्टेट बनना है। तो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो ये कहाँ से ला रहा है, वो ये किंगडम ऑफ गॉड से ला रहा है। आइडियल स्टेट में क्या होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, करप्शन नहीं होगा। और वहाँ पे रूलर कौन होगा बच्चा, वहाँ पे रूलर होगा आपका फिलोसोफर किंग। इतनी बातें आप लोग अच्छे से समझ के रखें। ठीक है, मैंने थियरी आपको सारी समझा दी है। ठीक है, कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो क्या हैं, वो इग्नोरेंट हैं, जैसे हम लोग हैं। हमें कुछ नहीं पता है कि रियल वर्ल्ड क्या है। हम तो भैया अपनी गुफा में क्या हैं, प्रसन्न हैं, और इसी केव में क्या होते हैं, सब आनंद ले रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि सब सारे सुख इसी गुफा में क्या कर रहे हैं, इसी मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लेटो के हिसाब से क्या है कि हम रियल वर्ल्ड में अभी हैं ही नहीं। हम कहाँ हैं, हम भैया एक गुफा में जी रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि प्लेटो क्या करेगा बच्चा, प्लेटो आपकी आइडियलिस्टिक बातें करेगा। तो वो थी उसकी आपकी थियरी ऑफ आइडियाज कि आइडिया क्या है, रियल है। एलेगरी ऑफ केप के माध्यम से मैंने समझाया कि जो लोग उसके अंदर बैठे हैं वो इग्नोरेंट हैं, उनको एक टीचर क्या करता है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। तो अब आप ये लोग हिडन जो बातें हैं वो समझें कि जो टीचर है वो कौन है, प्लेटो है। वो क्या करना चाहता है, वो जो एथेंस के लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो करप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी दुनिया में ही बिजी हैं, ठीक है। जो रूलर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि रूलर का मतलब क्या होता है रियलिटी में, ठीक है। तो उन सभी को प्लेटो कहाँ ले जाना चाहता है, आइडियल वर्ल्ड में ले जाना चाहता है, एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है जहाँ पर सब कुछ क्या हो बच्चा, बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। तो उसका हिडन मोटिव ये था कि वो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहता था और हमें ये बताना चाहता था कि जहाँ आप जी रहे हैं वो मात्र एक क्या है, शैडो है, एक परछाई है रियलिटी की। आप अभी अच्छे युग में, सच्चे युग में नहीं जी रहे हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है उसके थियरी ऑफ आइडियाज में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थियरी ऑफ जस्टिस की, क्या है आपका दूसरी थियरी उसकी है न्याय का सिद्धांत, ठीक है। न्याय का सिद्धांत क्या है बच्चा, उसकी जो बुक है आपकी रिपब्लिक जो उसकी सबसे मोस्ट फेमस वर्क है, वहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चा, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट दिया है, ठीक है। उस बुक का जो सब टाइटल है वो क्या है बच्चा, कंसर्निंग जस्टिस। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जस्टिस के बारे में उसका क्या है, न्याय के बारे में सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उसकी मेन बुक है उसका सब टाइटल ही क्या है, कंसर्निंग जस्टिस। और उसका जो थियरी ऑफ जस्टिस है वो कैसे इवॉल्व होगी, कहाँ से आएगी, तो किसके थ्रू आएगी बच्चा, डायलेक्टिक्स के थ्रू आएगी, जो मैंने आपको बताया है मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्टिक्स, कि लोग बैठेंगे, डिबेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, और उसका मेन कैरेक्टर कौन होगा बच्चा, सुकरात होगा। मैंने बताया है कि हर एक थियरी का जो मेन आपका प्रोटागोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कौन है, आपका सुकरात होने वाला है, ठीक है। तो सुकरात क्या करेगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत रीजन है जिनके पास, उनसे डिबेट करेगा जस्टिस के बारे में कि आखिर न्याय क्या होता है। उससे जो रिजल्ट निकल करके आएगा, जो सिंथेसिस निकल करके आएगा, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा बच्चा, थियरी ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। इतनी बात आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये चार लोग हैं, इन चार लोगों से क्या करेगा सुकरात, आपका डिबेट करेगा, ठीक है, डिस्कशन करेगा या फिर आपका डायलेक्टिक्स करेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जिनसे मान लीजिए आप सभी लोग बैठ गए हैं, आप इमेजिनेशन में भी अपने रखिए कि सभी लोग, ये चार लोग और आपके सोक्रेटिस वो बैठे हैं और अब डिबेट क्या हो रही है बच्चा, स्टार्ट हो रही है। तो मैं उस डिबेट में आपको क्या करूँगा, आप लेकर के जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुकरात पूछते हैं कि हाँ भाइयों बताइए कि आपके हिसाब से न्याय क्या है, वॉट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तब फिर क्या होता है आपका, सबसे पहले सेफलस बोलता है, ठीक है। ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेफलस क्या है बच्चा, ये क्लासिकल व्यू है। क्या है बच्चा, क्लासिकल व्यू। जो अब हर एक व्यक्ति जो होगा ना बच्चा, वो एक थियरी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आपको हिडन जो बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी। सेफलस क्या है, वो क्लासिकल व्यू ऑफ जस्टिस की बात करेगा, ठीक है। जो न्याय का पुराना सिद्धांत है, जो पारंपरिक सिद्धांत है, उसके बारे में वो क्या करेगा बच्चा, बात करेगा। वो क्या कहेगा, सेफलस कहता है कि भैया डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस डेब्ट, यही क्या है आपका न्याय है, यही जस्टिस है कि भैया अपना कर्तव्य निभाना है और अपने कर्ज चुकाना है। सेफलस क्या कहता है कि अपना कर्तव्य निभाना है, यानी अगर हम नागरिक हैं तो समाज के प्रति हमारा बहुत सारा कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो हमें अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से निभाना, और यदि हमने किसी से कुछ उधार लिया है, कुछ कर्ज लिया है, तो उसको चुकाना, यही क्या है अपना जस्टिस है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जस्टिस, यानी क्लासिकल व्यू ऑफ जस्टिस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सेफलस आपका क्या बोलता है कि अपना कर्तव्य निभाना और जो भी कर्ज लिया हो उसको वापस करना,
तो आपका क्या है ये, सोक्रेटिस कहता है कि आपकी एक बात तो एकदम परफेक्ट है कि डूइंग वंस ड्यूटी, ये तो बिल्कुल जस्टिस है। हाँ, अगर समाज के हैं, अगर आप नागरिक हैं, तो आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आपकी दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अपना कर्जा हमेशा क्या करना चाहिए, चुकाना चाहिए। उसका वो एग्जाम्पल देता है कि मान लीजिए कोई एक स्वस्थ व्यक्ति था, एक व्यक्ति से आपने क्या लिया, बंदूक लिया, कोई हथियार लिया, कट्टा लिया, चाकू लिया, कुछ भी आपने ऐसा हथियार लिया जिससे किसी की जान ले सकते हैं, आपने उससे उस टाइम पे ले लिया, वो उधार, आपको कुछ काम था, आपने लिया वो। लेकिन फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति से आपने लिया था वो व्यक्ति पागल हो गया है, अब वो बिल्कुल पागल हो गया, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो क्या जो हथियार आपने लिया था बच्चा, क्या आप उसको अब उस व्यक्ति को वापस करोगे? सेफलस के हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि भैया उसका उधार लिया था, आप उसको उसकी बंदूक वापस कर दो। लेकिन अगर आप उसकी बंदूक उसको वापस करते हो हथियार, तो क्या होगा, वो बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए सुकरात क्या कहता है बच्चा, कि हर एक परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाना, अपना जो डेप है उसको चुकाना क्या होता है, अच्छा नहीं माना गया है। तो इस बात से मैं आपके क्या हूँ, असहमत हूँ, ये थियरी ऑफ जस्टिस में नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति कौन है, वहीं पर उसका लड़का खड़ा था, पॉलीमार्कस। ठीक है, सेफलस का क्या है, ये बेटा है पॉलीमार्कस, वहीं बैठा था। उसने क्या कहा कि सुकरात जी हम बताएं न्याय क्या है? तो कहते हैं बताओ बच्चा क्या है न्याय, तुम्हारे हिसाब से क्या है जस्टिस, बताओ। तो वो क्या कहता है कि बीइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड इविल टू योर एनिमीज, अपने दोस्तों के साथ अच्छा और अपने दुश्मनों के साथ बुरा व्यवहार करना, यही न्याय है, यही जस्टिस है। आप देखिए कैसे थीसिस बन रही है। पहले सेफलस ने थीसिस दिया अपनी बात, उसका एंटी थीसिस कौन ले आया, आपका सुकरात ले आया। सारी बातें डायलेक्टिक्स आप अच्छे समझेंगे। थीसिस दिया सेफलस ने, सुकरात ने अपनी बात डाली एंटी थीसिस, और एक जो है सिंथेसिस बन करके आया कि भैया ये न्याय का सिद्धांत नहीं है, ये कंप्लीट न्याय का सिद्धांत नहीं है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कंप्लीट थियरी ऑफ जस्टिस आगे और लोगों से डिबेट करके क्या होगी, निकल करके सामने आएगी। ठीक है, तो पॉलीमार्कस क्या कहता है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो और अपने दुश्मनों के साथ बुरा करो। सुकरात इसको भी क्या बोलता है कि ये तो बड़ी खराब बात बोल दी तुमने, ये तो बिल्कुल भी न्याय का सिद्धांत हो ही नहीं सकता है। भैया आप जो न्याय का सिद्धांत है ना, उसमें किसी को हार्म करने का नियम ही नहीं है। जो न्याय होता है ना, वो हार्मफुल, वो वायलेंस हो ही नहीं सकता है। जस्टिस जो है ना, उसमें किसी को हार्म करना, ये किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं हो सकता है। अगर हम किसी को हार्म कर रहे हैं तो ये जस्टिस नहीं है, जब तक कि स्टेट लॉज के थ्रू किसी को हार्म ना करेगी। भैया आपने कुछ गलत किया तब तो आपको सज़ा मिलेगी, सरकार सज़ा देगी। लेकिन अगर ऐसे ही हम क्या करें कि वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, इसलिए हम उसको हार्म करें, ये सही नहीं है, ये न्याय हो ही नहीं सकता है। और आपने जो कहा कि अपने दोस्त के साथ अच्छा बनो, कैसे पता करेंगे कौन अच्छा दोस्त है भैया? समाज में क्या है आजकल, दोस्त जो है पता ही नहीं चलता है कि हमारा रियल दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जिसको हम दोस्त समझते हैं वो दुश्मन निकल जाता है। इसीलिए सुकरात ने क्या कहा कि आपकी थियरी तो बिल्कुल गड़बड़ है, आपकी थियरी मैं मान ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद फिर थ्रेसिमेकस आता है। थ्रेसिमेकस क्या है बच्चा? थ्रेसिमेकस आपका है सोफिस्ट। जो मैंने बताया था ना आपको कि थ्रेसिमेकस क्या है, सोफिस्ट है। सोफिस्ट के बारे में बताया था मैंने, वो क्या कहते हैं, पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो सिर्फ पावर में आना चाहते हैं, वो स्ट्रांग लोगों की बात करेंगे। ठीक है, जो मजबूत हैं, जो आपके मनी जिनके पास ज़्यादा है, जिनके पास ताकत ज़्यादा है। तो क्या कहता है थ्रेसिमेकस कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग। जो मजबूत हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनके लिए जो अच्छा है वही न्याय है। सुकरात कहता है ऐसा नहीं है भैया, जो जस्टिस है वो सब के लिए समान है, चाहे वो कमज़ोर हो या फिर आपका कोई मजबूत हो। ठीक है, यानी कोई अमीर हो गरीब हो, सब के लिए न्याय बराबर है। ग्लाइकॉन क्या है? ग्लाइकॉन आपका है सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। जो हॉब्स लॉ रूसो ने दिया है ना आपका, वो वाला सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है। सामाजिक अनुबंध की बात करने वाला एक स्कॉलर है जो वहाँ पर बैठा था। उसने कहा कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ वीक।
जस्टिस क्या है बच्चा? जस्टिस आपका जो न्याय कमजोरों का हित है, क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं ना उनको सब दबाते हैं, ठीक है, सब उनको जो है उनका जो है आप शोषण करके अपना काम निकलवाते हैं। तो न्याय किसके लिए सबसे ज़रूरी है? जो आपका गरीब है, जो असहाय है, जो कमज़ोर है, उसको सबसे ज़्यादा न्याय की ज़रूरत है। तो सुकरात ने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है कि कमज़ोर व्यक्ति को न्याय की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि जो स्ट्रांग है उसको न्याय की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी भी थियरी को क्या कर दिया उन्होंने? मना कर दिया। लेकिन चारों लोगों की बातों को ध्यान से सुनने के बाद अब सुकरात ने क्या कहा? अपनी जो थियरी थी उसको दिया, यानी जो प्लेटो थियरी देंगे ना वो किसने दिया हुआ है? वो आपके जो है सुकरात की दी हुई थियरी है, जिसको प्लेटो क्या करेंगे बच्चा? लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ये कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। ये सोल है, रीजन है, करेज और आपका एपेटाइट। तो प्लेटो क्या कहता है कि प्लेटो के हिसाब से जस्टिस क्या है, ठीक है, प्लेटो के हिसाब से जस्टिस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने चारों जो कैरेक्टर थे उनके बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो प्लेटो का जस्टिस है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो प्लेटो क्या कहता है कि जो व्यक्ति होता है ना उसकी जो आत्मा होती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो व्यक्ति होता है उसकी जो आत्मा होती है उसमें 3 गुण होते हैं, 3 कैरेक्टर होते हैं। रीजन होता है यानी बुद्धि, करेज यानी साहस, एपेटाइट यानी तृष्णा या लालच। 3 क्वालिटीज़ होती हैं, आपके भी सोल में है, मेरे भी सोल में है। इन्हीं 3 से मिलकर के हमारी सोल बनी होती है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है बच्चा? ये तीनों गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों गुण में से हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण क्या करता है? डोमिनेट करता है। मतलब इन तीनों गुण में से कोई एक गुण, कोई एक क्वालिटी हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्या करेगी? डोमिनेट करेगी। यानी कुछ व्यक्ति में रीजन सबसे ज़्यादा होगा यानी बुद्धि सबसे ज़्यादा होगी, कुछ व्यक्ति में क्या होगा? करेज यानी साहस सबसे ज़्यादा होगा, कुछ व्यक्ति में क्या होगा? एपेटाइट यानी आपकी लालच सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जिन व्यक्ति में, जिस सोल में रीजन यानी बुद्धि सबसे ज़्यादा होगी उसे क्या कहा जाएगा? मैन ऑफ गोल्ड कहा जाएगा। ध्यान से आप लोग ये समझेंगे, पूरी थियरी बिल्ट हो रही है आपकी, ठीक है। जिसके अंदर रीजन सबसे ज़्यादा होगा उसको मैन ऑफ गोल्ड कहा जाएगा। जिसके अंदर करेज यानी साहस सबसे ज़्यादा होगा उसे मैन ऑफ सिल्वर कहा जाएगा, यानी चांदी का व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा लालच होगा, तृष्णा होगा, एपेटाइट होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे आपका मैन ऑफ कॉपर कहा जाएगा, ठीक है। इतना क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण होता है, उसमें से एक गुण हर एक व्यक्ति के अंदर डोमिनेट करता है, रहता तीनों गुण है लेकिन एक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर रीजन सबसे ज़्यादा है वो मैन ऑफ गोल्ड होगा, जिसके पास करेज सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा? आपका मैन ऑफ सिल्वर होगा, जिसके पास एपेटाइट लालच ज़्यादा होगा वो मैन ऑफ कॉपर होगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो समाज है, अब वो बताता है कि क्या जस्टिस क्या है, समाज में जस्टिस कब होगा। प्लेटो क्या कहता है कि प्लेटो के अनुसार समाज में जस्टिस तब होगा बच्चों जब जो मैन ऑफ रीजन है ना, जो जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है वो क्या करे बच्चा? रूल करे। यानी अगर हम लोग समझें तो मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ रीजन यानी जो मैन ऑफ गोल्ड था, मैं ऐसे लिख रहा हूँ गोल्ड, ठीक है। जो गोल्ड वाला व्यक्ति था वो क्या करना है? उसका क्या काम है? रूल करना है, ठीक है। जो मैन ऑफ गोल्ड है वो क्या करेगा? रूल करेगा। आपका जो मैन ऑफ करेज है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा करेज होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चा? साहस होगा, जिसको उसने क्या कहा है? सिल्वर कहा है, वो क्या होगा आपका? वो सोल्जर होगा यानी सिपाही होगा, वो रक्षा का काम करेगा। और जो आपका मैन ऑफ एपेटाइट है यानी आपका जो कॉपर वाला आदमी है, जो मैन ऑफ एपेटाइट है, जिसके अंदर लालच ज़्यादा है, ठीक है,
तृष्णा है, लोभ है, मोह है, वो क्या करेगा आपका बच्चा, वो ट्रेडर हो जाएगा, वो आपका व्यापारी होगा, वो आपका बिजनेसमैन होगा। ठीक है, ये 3 क्वालिटीज़ बताई हैं आपके प्लेटो ने कि यदि किसी के अंदर रीजन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रूल करेगा। अगर किसी के पास ज़्यादा साहस है, करेज है, तो वो आपका सोल्जर हो जाएगा, सैनिक। और यदि किसी के पास एपेटाइट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा आपका बच्चा, वो आपका व्यापारी बनेगा। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहता है बच्चा कि अगर जो है समाज में इस हिसाब से काम हो रहा है कि जो रीजन जिसके पास है वही रूलर है, अगर जिसके पास साहस है वो सैनिक है, अगर जिसके पास लालच ज़्यादा है वो व्यापारी है, तब हम कहेंगे कि वो समाज क्या है बच्चा, जस्ट है। एकदम अच्छे समझ लें कि वही समाज जस्ट होगा, वही न्याय का सिद्धांत के आधारित पर समाज होगा, जहाँ पर जो है बुद्धिमान व्यक्ति राजा होगा। आप पूरा देखेंगे कि वो क्या करेगा बच्चा, अपनी जो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग है उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरी थियरियाँ देगा। उसको क्या साबित करना है, मैंने बताया था कि वो कैसा थिंकर है बच्चा, वो आपका डिडक्टिव थिंकर है। वो अपनी थियरी दे देगा, उसको साबित करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देगा। तो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ठीक है, कि वही समाज आपका न्यायपूर्ण समाज माना जाएगा, जहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शासन करे, जो साहसी व्यक्ति है वो रक्षा करे यानी सोल्जर हो जाए, सैनिक हो जाए, और जो लालची व्यक्ति है वो व्यापार करे। ठीक है, ये बातें आपको क्या करनी है, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो आपका ये जो 2 क्लास है, जो रूलर वाली क्लास है और जो सोल्जर वाली क्लास है, इसे वो क्या कहता है बच्चा, गार्जियन क्लास कहता है। क्या कहता है, गार्जियन क्लास कहता है। अभी आपको आगे ये काम आएगा कि जब थियरी ऑफ कम्युनिज्म हम पढ़ेंगे तो इसी गार्जियन क्लास पे क्या होगा, इस गार्जियन क्लास पर वो साम्यवाद का सिद्धांत लगाएगा, यानी थियरी ऑफ कम्युनिज्म देगा कि इनके पास जो गार्जियन क्लास है यानी रूलर और सोल्जर, इनके पास ना तो परिवार होना चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार और प्रॉपर्टी क्या करेगा, करप्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब क्या है जो मैंने आपको समझाया कि कौन सा समाज जस्ट होगा, थियरी ऑफ जस्टिस क्या है, जब जिसको जो काम असाइन किया गया है, समाज में जो भी काम जिसको दिया गया है, अगर वो काम अच्छे तरीके से वो व्यक्ति कर रहा है, तभी वो समाज क्या होगा, जस्ट होगा आपका, तभी वो समाज क्या होगा, न्यायपूर्ण होगा। यानी यदि बुद्धिमान व्यक्ति शासक है, आपका साहसी व्यक्ति सोल्जर है, और लालची व्यक्ति आपका जो है क्या कर रहा है, वो यदि आपका व्यापार कर रहा है, तभी वो समाज क्या होगा, आपका न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या दिया हुआ बच्चा, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं जस्टिस के। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी अपना जो आप कार्य कर रहे हैं ना, यदि आप रूलर हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि आपके अंदर रीजन है और आप क्या कर रहे हैं, आप सोल्जर वाला काम कर रहे हैं, तो ना आप सोल्जर अच्छे हो पाएंगे क्योंकि आपके पास साहस नहीं है, और आप रीजन है आपके अंदर और आप राजा भी नहीं हैं, तो ये क्या होगा, स्टेट ऐसा बिल्कुल जो है क्या होगा, गर्त में जाएगा। ठीक है, वो स्टेट जो है डाउनफॉल में जाएगा। ठीक है, उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो भी डोमिनेटिव फैक्टर है उसके आधार पर वो रूल करेगा। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, एक दूसरे के काम में बाधित नहीं करना है, यानी इंटरफेयर नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है एक दूसरे के काम में। यानी जो रूलर है वो अपना काम अच्छे से करे, सैनिक अपना काम अच्छे से करेगा, और जो व्यापारी है वो अपना काम अच्छे से करेगा, तब समाज क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छी तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चा, तीसरी जो थियरी है वो हार्मनी बिटवीन विजडम, करेज एंड टेम्परेंस, यानी बुद्धि, साहस और संयम के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना है, कि जो रीजन है यानी जो राजा है वो सैनिक के साथ और व्यापारी के साथ मिल करके क्या करेगा, काम करेगा,
तभी वो राज्य क्या होगा, आदर्श राज्य बन पाएगा। हमेशा अपने दिमाग में ये आप लोग बिठा के चलेंगे कि आइडियल स्टेट की थियरी की क्या कर रहा है प्लेटो, बात कर रहा है, ठीक है। और उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए वो सारी थियरीज दे रहा है। तो वही स्टेट आइडियल स्टेट होगा प्लेटो के हिसाब से, वह राज्य आदर्श राज्य होगा जहाँ पर जिस व्यक्ति के पास रीजन हो वो रूल करे, जिस व्यक्ति के पास साहस है वो आपका सैनिक हो, और जिस व्यक्ति के पास आपका लालच है, एपेटाइट है, वो आपका व्यापारी बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। क्या है कि राज्य व्यक्ति का बड़ा स्वरूप है, यानी जो व्यक्ति है ना वो स्मॉल लेटर है और राज्य क्या है, कैपिटल लेटर। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि राज्य बच्चा वो लोगों से ही मिलकर के तो बना होता है ना। जो हम लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, हम लोगों से मिलकर के ही तो राज्य बना है। यदि प्लेटो क्या कहता है, यदि हर एक व्यक्ति क्या करे, अपना काम अच्छे से करने लगे, यदि हर एक व्यक्ति जस्ट हो जाए, न्यायपूर्ण हो जाए, तो वो समाज, वो राज्य भी क्या हो जाता है बच्चा, जस्ट हो जाता है, यानी कि न्याय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटो क्या कहता है कि स्टेट इज नथिंग बट अ मैग्निफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल, यानी प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का एक बड़ा संस्करण है। तो वो क्या कहता है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर व्यक्ति जस्ट होगा, अगर उसमें रीजन है और वो राजा है, तो वो राज्य के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर रीजन है और वो व्यापारी बना पड़ा है, तब कैसे वो अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर समाज में आप अच्छा काम करें, मैं अपना अच्छा काम करूं ईमानदारी से, तो जो राज्य होगा वो क्या होगा, वो बेहतरीन और जस्ट होगा। ये इसका क्या है बच्चा, मतलब है। अब ये जो थियरी ऑफ जस्टिस इन्होंने दिया है कि इसमें 3 तरीके के क्या हैं, व्यक्ति हैं, कि एक में रीजन है, ठीक है, और एक में क्या है आपका, एक में आपका करेज है, एक में आपका क्या है, और एक में आपका है एपेटाइट। तो ये पता कैसे करेंगे कि किसके अंदर रीजन है, किसके अंदर करेज है, किसके अंदर एपेटाइट है। अब कोई आके तो बताएगा नहीं, सब कहेंगे हमारे अंदर रीजन है भैया, हम बहुत बुद्धिमान हैं। कोई अपने आप को मूर्ख थोड़ी समझता है, ना आप समझोगे ना हम समझेंगे। हम कहेंगे हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, ठीक है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमको क्या करिए, हम राजा बनेंगे, क्योंकि सब राजा बनना चाहते हैं। राजा का बेटा भी क्या बनना चाहता है, राजा। सुपर 30 में कहा था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो कब नहीं बनेगा, जब थियरी ऑफ एजुकेशन होगी और उससे पता लगाया जा सके कि राजा के बेटा जो है उसके अंदर सच में बुद्धि है कि नहीं है। सिर्फ राजा का बेटा होने से राजा नहीं बन जाएगा वो। तो ये पता लगाने के लिए कि किसके अंदर कौन सा गुण है, इसके लिए प्लेटो ने क्या दिया है बच्चा, अपनी थियरी ऑफ एजुकेशन दिया है। लेकिन एक बात और आप ध्यान दिमाग में रखेंगे कि वो कहता है कि जन्म से ही क्या होता है, किसी के पास रीजन होता है, किसी के पास आपका क्या होता है, करेज होता है, किसी के पास आपका एपेटाइट होता है। एजुकेशन से सिर्फ हमें पता लगाना है कि किसके अंदर क्या है। एजुकेशन उसके अंदर रीजन डालेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, ये तीनों क्या बात करते थे बच्चा, जन्म के आधार पर समानता की बात नहीं करते थे, यानी बाई बर्थ व्यक्ति इक्वल हैं ऐसी बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि बाई बर्थ ही व्यक्ति क्या हैं, अनइक्वल हैं। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी उसके अंदर पता होता है कि रीजन है, कि करेज है, कि एपेटाइट है। लेकिन उसको पता लगाएं कैसे, उसके लिए इन्होंने एजुकेशन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ थियरी ऑफ जस्टिस, यानी जो प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत है उनके न्याय के सिद्धांत का तार्किक परिणाम है कि भैया रीजन, करेज, एपेटाइट पता लगाने के लिए हमें एजुकेशन की थियरी की आवश्यकता है। तो इसमें कई सारे स्टेजेस हैं, जब से बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद 50-55 साल तक का पूरा प्रोसेस इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। और एक बात याद रखेंगे कि रूसो, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि रूसो जो आपका दार्शनिक है, जो विचारक है, उसने क्या कहा है कि ये जो आपका प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक ना, इट इज़ बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, मतलब ये शिक्षा पर लिखी गई सबसे बेहतरीन बुक है। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे कि शिक्षा पर लिखी हुई सबसे बेहतरीन कौन सी बुक है आपकी,
आपकी रिपब्लिक है प्लेटो की। ये किसने कहा है? ये कहा है आपके रूसो ने। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि जो पहला स्टेज है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन है वो क्या है आपका 0 to 6 ईयर, यानी 0 से 6 साल तक क्या सीखेगा बच्चा? क्या सीखेगा? उसको जिम्नास्टिक सिखाना है फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, कि उसका शरीर ग्रो करे तो जिम्नास्टिक सिखाना है उसको, पूरा प्रॉपर बताएगा प्लेटो कब क्या करना है। उसके बाद म्यूजिक उसको सुनाना है, किसके लिए? कि उसका दिमाग डेवलप हो, मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और उसको मोरल स्टोरीज सुनानी है जिससे कि उसका चरित्र डेवलप हो सके। जो राजा रानी की कहानियाँ सुनते थे ना हम लोग बचपन में, वो इसलिए नहीं सुनाया जाता था कि आप मज़ा आए आपको, बल्कि आपको बताया जाता था कि ईमानदारी बड़ी चीज़ है, हमेशा अच्छा बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो मोरल स्टोरीज क्यों सुनाई जाएंगी आपको? चरित्र निर्माण के लिए नैतिक कहानियाँ सुनाई जाएंगी। ये आपका 0 से 6 है, 6 साल तक सिर्फ यही होगा कि जिम्नास्टिक, म्यूजिक और आपका मोरल स्टोरीज। उसके बाद बच्चा क्या है 6 से 18 साल सेकेंड स्टेज है। और ये स्टेजेस जो है ना, ये हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हमने तो इस किताब में यहाँ पढ़ा था। आप 4-5 किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये आभास हो जाएगा कि हर एक में जो उम्र है ना 18-20 ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं जाना है, आपको बस ये चीज़ें समझना है कि पूरा उसकी थियरी ऑफ एजुकेशन क्या थी। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज क्या है बच्चा 6 से 18 साल का है। ठीक है, अब 6 से 18 साल में क्या होगा? ऑल जनरल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और आपका ये सारी चीज़ें, पॉलिटी, ये सब आपको क्या होगा पढ़ाया जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सब पढ़ाया जाएगा। और 18 साल की उम्र में पहला फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा। 18 साल तक अच्छे से पढ़ाने के बाद पहला निस्पंदन यानी पहला टेस्ट कब होगा? 18 साल की उम्र में होगा। जो भी उस टेस्ट को पास करेगा, ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी उस टेस्ट को पास करेगा वो आगे पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा। और जो व्यक्ति उसमें फेल हो जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा बच्चा? उसको ट्रेडर बना दिया जाएगा, यानी उसको व्यापारी बना दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि भैया अब तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो, तुम अपना व्यापार स्टार्ट करो। यानी वो क्या है? वो मैन ऑफ कॉपर है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चा? उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है। जो लोग पास कर गए हैं वो 18 से 20 साल तक क्या करेंगे? 2 साल उनको और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2 साल क्या पढ़ाया जाएगा? उनको पढ़ाया जाएगा मिलिट्री एजुकेशन, यानी मिलिट्री एजुकेशन के बारे में उन्हें सैन्य शिक्षा दी जाएगी। कैसे बंदूक चलाते हैं, कैसे गोला दागते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? उनको बताई जाएंगी सारी। जिससे कि क्या हुआ, देखिए कहाँ पर ध्यान दे रहा है प्लेटो कि स्पार्टा से जब हारे हैं ना, तो इसका मतलब है कि सैन्य शिक्षा भी देनी है। स्पार्टा में क्या था? हर एक व्यक्ति को मिलिट्री एजुकेशन दिया जाता था, और एथेंस में क्या था? ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, तो प्लेटो इसीलिए कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन की बात करता है कि 18 से 20 साल तक सबको सैन्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फिल्ट्रेशन टेस्ट कब होगा बच्चा? 20 साल की उम्र में होगा। 20 ईयर्स में आपका 20 साल में क्या होगा? दूसरा निस्पंदन होगा, दूसरा टेस्ट होगा। जो उसको पास करेगा उसको आगे क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा कि आप और आगे पढ़ें। और जो उसको फेल हो जाएगा उसको क्या किया जाएगा? उसको सोल्जर बना दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास मिलिट्री एजुकेशन तो है ही। तो उसको क्या बना दिया जाएगा बच्चा? सोल्जर। बहुत व्यवस्थित तरीके से प्लेटो ने समझाया है बच्चा। ठीक है, उसको सोल्जर बना दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका 20 से 35 साल तक, ठीक है, फोर्थ स्टेज में 20 से 35 ईयर्स तक क्या होगा? क्योंकि अब तो क्या बनाना है? अब तो फिलोसोफर बनाना है। एक ही व्यक्ति बचा है, एक ही तरीके का। वो क्या है? जिनके पास बुद्धि है, रीजन है। यहाँ पर आपके सिल्वर वाले चले गए और उसके पहले कॉपर वाले। पहले क्या थे? जिनके पास लालच था उनको व्यापारी बना दिया गया, पहले टेस्ट में फेल हो गए। जिनके पास आपका साहस था उनको दूसरे टेस्ट में फेल हो गए, उनको सोल्जर बना दिया गया। अब सिर्फ वही व्यक्ति बचा है जिसके पास बुद्धि है। तो उसको 20 से 35 साल तक ज्योमेट्री, लॉजिक और डायलेक्टिक्स, यानी जो बढ़िया भयंकर वाले सब्जेक्ट हैं, ज्यामिति, तर्कशास्त्र, द्वंद्ववाद, इसका अध्ययन उन्हें दिया जाएगा। और 35 साल से 50 साल के बीच में क्या है? उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। कितना बढ़िया व्यवस्था है कि थियरी पढ़ो आप 15 साल, उसके बाद 15 साल आप घूम घूम कर क्या करो?
प्रैक्टिकल नॉलेज लो, और 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जो व्यक्ति है वो फिलोसोफर बन जाएगा। ठीक है, और वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए क्या होगा बच्चा, एकदम रेडी होगा कि 50 साल में उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तो वो राजा वाजा नहीं बनना चाहेगा। उसको लगे अरे क्या छोटी बातें कर रहे हो आप, मतलब हम ज्ञान देखें, ठीक है, हम ज्ञान में मगन हैं कि हम जो है राज सत्ता चलाएं। तो प्लेटो क्या कहता है कि जो फिलोसोफर होगा ना, जिसको ट्रू नॉलेज पता चल गया कि भैया जीवन का आधार क्या है और ये सब मोह माया है, शिक्षा ही एकमात्र जो है मेन चीज है जीवन की, उसी में वो आगे बढ़ेगा, अपना उसी में मस्त रहेगा फिलोसोफर। पढ़ाई पढ़ाई, अच्छी चीजें पढ़ना लिखना, उसमें बिजी रहेगा। तो वो क्या करेगा बच्चों, वो शासन करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो प्लेटो क्या कहता है कि जो लोग होंगे उनसे जाकर के विनती करेंगे कि भैया ऐसा करो कि मान लो आप बात, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन फैला हुआ है, रूलर क्या है, वो इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है। तो आप समाज की भलाई के लिए क्या करें, शासन करें। तो जो फिलोसोफर होंगे ना, क्योंकि एक टाइम पे कई फिलोसोफर बन के तैयार होंगे, एक ही व्यक्ति तो होगा नहीं, तो वो बारी बारी से क्या करेंगे, शासन करेंगे। कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, 2-2 साल हम लोग क्या करेंगे, शासन कर देंगे, बाकी हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है शासन में। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा कि 2-2 साल 4-4 साल के लिए क्या करेंगे, वो लोग अपना कुछ टाइम के लिए शासन करेंगे और उसके बाद फिर अपने फिलॉसफी में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। क्योंकि उन्हें मोह नहीं है शासन से, तो वो करप्शन भी नहीं करेंगे। करप्शन कौन करता है, जो लालची होता है, जो ये चाहता है कि मैं शासन में रहूं। तो ये क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्लेटो की कि दोज स्टेट्स, क्या बोलते हैं बच्चा, कि दोज स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न्ड where rulers are reluctant to govern rather than the state where rulers are eager to govern। यानी वो राज्य सबसे अच्छे तरीके से शासित होते हैं जहां शासक शासन करने के लिए अनिच्छुक होता है, बजाय उन राज्यों के जहां पर शासक शासन करने के इच्छुक होता है। यानी जो बहुत ज़्यादा इच्छा में रहता है ना कि हमको पावर मिल जाए, वही बच्चा क्या करता है, करप्शन करता है। ठीक है, वही जाके क्या करेगा, पैसा का घोटाला करेगा। और जिस व्यक्ति को पता चल गया कि भैया पैसा वैसा क्या है, ये हाथ की मैल है, पैसा हो गया, पावर हो गया, ये कोई चीज़ नहीं है। जो भैया 30 साल क्या करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, समझ रहे हैं आप, 50 साल तक उम्र में वो पढ़ता रहेगा, उसको ये पैसा पावर ये सब थोड़ी ना मोटिवेशन होगा। वो चाहेगा कि वो क्या करे, और ज्ञान ले, क्योंकि ज्ञान क्या है, अल्टीमेट है, नॉलेज अल्टीमेट चीज है। तो जब वो राजा बनेगा तो वो करप्शन नहीं करेगा। लेकिन जो राजा बनना ही चाहता होगा, ठीक है, उसका मन ही होगा, तो वो तो क्यों बनेगा राजा, क्योंकि करप्शन करने के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी थियरी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपकी थियरी ऑफ एजुकेशन थी बच्चों। ठीक है, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका थियरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थियरी ऑफ कम्युनिज्म की, जिसमें कम्युनिज्म में हम लोग क्या समझेंगे, कम्युनिज्म में हम लोग समझेंगे कि जो आपका गार्जियन क्लास है ना, जो आपका गार्जियन क्लास है, थियरी ऑफ कम्युनिज्म में इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग समझ लेते हैं थियरी ऑफ कम्युनिज्म। जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया था आपके प्लेटो ने, उसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा बच्चों कि जो आपका गार्जियन क्लास होगा, कौन सा क्लास होगा बच्चा, गार्जियन क्लास। मैंने आपको अभी बताया, आपको पता होगा कि गार्जियन क्लास में कौन कौन आता है, आपका जो रूलर है, जो फिलोसोफर किंग है, ठीक है, और जो आपके सोल्जर हैं, यही दोनों क्या होते हैं, आपके गार्जियन क्लास में आते हैं। ठीक है, फिलोसोफर किंग और सोल्जर। तो इन दोनों के ऊपर ही आपका कम्युनिज्म वो प्लेटो सिद्धांत देगा। ठीक है, वो एपेटाइट जो लालची हैं उनको क्यों बोलेगा कि भैया तुम प्रॉपर्टी मत रखो। अगर जो लालची हैं उनको आप ये कह दोगे कि आप परिवार मत रखो, आप प्रॉपर्टी आपके पास ना हो, तो कैसे व्यापार करेंगे वो। ठीक है, तो जो थर्ड कैटेगरी है, ट्रेडर्स की कैटेगरी है, उनको क्या करता है वो, कम्युनिज्म
के सिद्धांत से मतलब छोड़ देता है। वो कहता है कि आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लागू किसके ऊपर होगा? सिर्फ आपका फिलोसोफर किंग यानी रूलर और सोल्जर, यही दोनों के ऊपर क्या होगा? आपका थियरी ऑफ कम्युनिज्म लगेगा। ना इन्हें जो है परिवार रखने की इजाज़त रहेगी और ना इन्हें प्रॉपर्टी बनाने की। ठीक है, प्रॉपर्टी क्यों? प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा रखने का अधिकार दे देगा तो इनके मन में करप्शन आएगा, लेकिन जब इनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं होगा तो करप्शन कहाँ के लिए करेंगे भैया? जब इनकी संपत्ति हो ही नहीं सकती है तो ये करप्शन करेंगे ही नहीं। ये सिर्फ क्या करेंगे? ये आपका सिर्फ देश हित में, वेलफेयर ऑफ द पीपल में काम करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात परिवार, परिवार क्यों हटाता है वो? परिवार क्योंकि नेपोटिज्म ना हो। परिवार से क्या होता है बच्चा? भाई भतीजावाद जो है, नेपोटिज्म है आपका, वो बढ़ता है कि राजा का बच्चा क्या होगा? राजा बनेगा। तो प्लेटो ने कहा नहीं, राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा, जिनमें गुण होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो नेपोटिज्म और करप्शन को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया है बच्चा? थियरी ऑफ कम्युनिज्म दिया है, जिसको हम लोग अच्छी क्लास नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अच्छे तरीके से उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट कोट्स क्या हैं प्लेटो के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में समझेंगे। फिलोसोफर किंग और लॉज रूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि लॉज पे मतलब आपका जो कानून है उस पर क्या व्यू है। ठीक है, प्लेटो का। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में प्लेटो को समझेंगे। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप CUET PG के थ्रू बहुत ही अच्छे संस्थान JNU BHU DU में जाना चाहते हैं, तो मालवी एकेडमी ने अपना बैच लॉन्च किया है। आप वहां से जुड़ करके मेरे साथ अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको एकदम बेहतरीन नोट्स जो मैंने बनाई है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसके साथ टेस्ट वगैरह भी आपको दिया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी क्या होगी? करवाई जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो थियरी ऑफ कम्युनिज्म है उसके साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।